वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लास। क्लास 10 के विद्यार्थी जो 2025 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैथ के लिए 50 एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब हुआ 0 0 से जो x कॉमा वाई की दूरी होती है √x² प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसलिए इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो होगी ये 15² प्लस 8² ये हो जाएगा 289 इक्वल टू 17। इसका करेक्ट आंसर 17 होगा। 2 नंबर क्वेश्चन, सरल रेखा y इक्वल टू 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अगर हम x को 2 और y को 2 मानते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि 2 टू जब 4 - 3 इज इक्वल टू 1 होता है, ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर 3 टू जब 6 - 3 इज इक्वल टू 3 होता है, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। ये 4 रखता है, 4 टू जब 8 - 3 इज इक्वल टू 5 होता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर 5 टू जब 10 - 3 इक्वल टू 7, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, ये दोनों बिंदु से जो समदूरस्थ है, यानी ये दोनों बिंदु का मिड पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर -2 और +6 इक्वल टू 4 होता है। 4/2 इज इक्वल टू 2 हो गया। और 0 0 जो है सो 0 होता है, फिर 0/2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका जो है सो मूल बिंदु, इसका मध्य बिंदु जो है सो 2, 0 होगा, जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगी। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगी। तो वाई अक्ष से जो बिंदु की दूरी होती है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी यहाँ पर एफ सीसा होता है। और एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी जो है सो ऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी जो है सो 13 होगी। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक ये है तो वृत्त का केंद्र क्या होगा। हम लोग को पता है कि व्यास के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, तो केंद्र होता है। तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु क्या होगा, -10 + 6 इक्वल टू -4 होता है। -4/2 इक्वल टू -2, 6 + -10 इज इक्वल टू -4/2 इक्वल टू -2। तो ये आंसर होगा, यानी यहाँ पर सी आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ये सब है तो भुजा त्रिभुज के केंद्र निर्देशांक यानी सेंट्रोइड का क्या होगा। यहाँ पर x1 + x2 + x3 6 हुआ, 6/3 इज इक्वल टू 2 हो गया। y1 + y2 + y3 9 हुआ, 9/3 इज इक्वल टू 3 हुआ, यानी इसका आंसर 2 3 हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 13 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। एक्स अक्ष से डाले गए लंब की लंबाई 19 यूनिट होगी, तो यहाँ पर 19 होगा करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, -2 8 एंड -6 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। इसका मध्य बिंदु निकाले। -2 + -6 -8/2 इज इक्वल टू -4 होगा। और 8 - 4 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 होगा। ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसका द्वितीय होगा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का जो ये होता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। इसलिए इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आंसर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि P008008 किसी त्रिभुज PQR का शीर्ष है तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर PQR का क्षेत्रफल एक डायग्राम से हम इसको समझाते हैं। ये जैसे ये आपका जो है सो ओरिजिन हुआ, और 80 जो है सो एक्स एक्सिस पर होगा। मान लेते हैं कि ये 808 पर है, और यहाँ पर ये 0 12 ये है। इस ट्रेंगल को ड्रॉ करेंगे तो राइट एंगल ट्रेंगल होगा, इसका लेंथ 8 होगा, 12 होगा। 12/96/2 जो है सो 48 होगा, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। 8 और 12 हुआ है, यानी 48 हो गया।
किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक ही है, तो उसकी परिमिति क्या होगी, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक ये त्रिभुज बना, ए 8 है और ये 6 है, ये 0 है, तो 8 होगा इसकी लंबाई, इसके 6 होगा, और इसकी लंबाई 10 हो जाएगी। 6 × 36 + 64 = 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो 6 8 14 10 24, यानी इसका आंसर 24 होगा। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं है तो उनमें कितने हल हो गए, तो अनगिनत हल हो गए। यानी कोइंसिडेंट लाइन होता है, एक सेम लाइन होता है वहां पर। 12 नंबर क्वेश्चन में आइए। 2x - y - 3 = 0, 12x + 7y - 5 का आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। तो ये यहाँ पर a1/a2 1/6 है, a1/a2 1/6 है, और b1/b2 -1/7 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होगी। x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा, x - y जो है सो हमेशा मूल बिंदु से गुजरती है, तो इसलिए इसका आंसर मूल बिंदु से जाती हुई होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, पहले चेक कीजिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 4 = x² - 4x³ होगा। तो ऐसे ही कैंसिल, ये जो पावर 3 हो गया, तो ये नहीं है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 4x + 4 = 3x + 12 होगा। ये जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि दो को मल्टीप्लाई करने से इसमें एक 2x³ आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और इसको जैसे ये जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 4x² + 1 = 8x³ हो जाएगा, तो इसका पावर 3 होगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है सो बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आइए। समीकरण का मूल एक -3 है, तो पी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर एक्स के जगह पर -3 रखेंगे तो 2 × 9 हो जाएगा। -3 का होल स्क्वायर जैसे 9 होता है, यहाँ पर -3p -3 = 0 होगा। -3p = 9 × 2 = 18 - 3 15, यानी -15 होगा। इसलिए p का वैल्यू जैसे यहाँ पर 5 होगा, p का वैल्यू 5 हुआ, यानी बी आंसर होगा। के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू 9 है, ए बी का वैल्यू है, और ए सी है। यानी ए इक्वल टू जो है सो 9 हुआ, बी इक्वल टू +3 के हुआ, सी का वैल्यू 4 हुआ। तो इसमें b² - 4ac = 0 होने से वास्तविक और समान होता है। तो बी का वैल्यू 3 के है, तो 3 3 या 9 के स्क्वायर, और -144 होगा = 0। के स्क्वायर = 16/16 होगा, केवल 16 होगा यहाँ पर, बिकॉज 144 है, यानी यहाँ पर 144/9 कर देते हैं, तो के = +- 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर +- 4 हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन। यदि x² + 3px + 2p² = 0 का मूल अल्फा एंड बीटा था, α² + बीटा 5, तो p का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर आइए हम लोग क्या करते हैं, जब सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा =-b/a होता है, तो यहाँ पर -3p हो जाएगा। फिर अल्फा बीटा जो होता है c/a होता है, तो 2p² हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं कि α² + β² = 5 है, तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 α बीटा होता है, ये 5 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3p है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 9p² हो जाएगा। और इसको 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p² = 5 हो गया। यानी यहाँ पर 5p² = 5, तो p² = 1 होगा। इसलिए p का वैल्यू जो है सो +- 1 होगा, सी होगा इसका आंसर। द्विघात समीकरण
इसका जैसे मूल निकालना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, इसलिए एक्स का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस क्यू बाई ए पी होगा यहाँ पर, यानी डी होगा आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इसका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होता है। मूल का योग हो गया 15 और मूल का गुणनफल हो गया 50, ये दोनों 5 से जाएगा तो 5 3 या 15 या 5 10 या 50 हुआ, तो इसका मतलब 3:10 होगा, ए आंसर होगा। 20 नंबर में, यदि द्विघात समीकरण का मूल -5 -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो माने -5 -1 एक्स हुआ, आप प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी -5 इंटू -1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -6 इंटू माइनस इक्वल टू +6 एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा। 21 नंबर में आइए, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है +1, यहाँ पर 1/2 -1 हुआ, ये 3/2 हुआ, ये -1/2 हुआ, यानी -3 इसका आंसर हुआ। यदि a/5 इक्वल टू 12 है तो a का वैल्यू हो जाएगा 60, तो 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 3 cos 60 का वैल्यू होता है 2/√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 × 4/3, यानी इसका आंसर 4 होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में, साइन 45 54 एंड कॉस 36, 36 एंड 54 का योग जो है सो 90 होता है, तो इसका मतलब साइन 54 और कॉस 36 दोनों बराबर होगा, यानी कॉस 54 90 माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 36 होता है, तो इसका वैल्यू 0 होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जैसे ए होगा, आंसर ए होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आइए, कॉस 1 का वैल्यू पता नहीं है, कॉस 2 का भी नहीं है, कॉस 3, लेकिन कॉस 90 का वैल्यू जैसे 0 होता है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 होगा, यानी ए 0 होगा। यहाँ पर कॉस 37 और साइन 53 दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों का सम 90 है, तो इसका वैल्यू 1 हुआ। कॉट 34 एंड tan 56 दोनों इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों का सम 1 हुआ, तो 1 + 1 इक्वल टू 2 होगा, इसका आंसर 2 होगा। साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 यानी माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 × 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका वैल्यू ए हुआ। 27 नंबर में 7 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 7 × 1 इज इक्वल टू 7 हुआ, इसका आंसर 7 हुआ। 28 में आइए, साइन 48 इज इक्वल टू पी है, तो tan 48 का वैल्यू क्या होगा। तो ये साइन 48 पी हो गया, तो यहाँ पर जो है सो कॉस 48 कितना होगा, कॉस 48 डिग्री जो हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो इसका मतलब जब पी बाई √1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा होगा, तो यहाँ पर p/1 माइनस पी स्क्वायर हो गया, यानी इसका आंसर ए होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में, tan 27 tan 63 ये दोनों का मिला करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि tan 63 cos 27 होता है, तो tan 27 इंटू cot 27 इक्वल टू 1 होता है, और tan ए 1 होता है, और साइन में किसका वैल्यू 1 होता है, तो 90 डिग्री का है, तो यानी यहां पर हो गया साइन ए इक्वल टू साइन 90 डिग्री, यानी साइन साइन को दोनों तरफ से हटा दीजिए तो ए का वैल्यू आपको 90 डिग्री होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 30, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1/1 इक्वल टू 1, यानी इसका आंसर ए हुआ।
यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में AO भी थीटा है तो चाप AB की लंबाई क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई R होता है। तो 2 से कट जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा पाई आर थीटा बाई 180, पाई आर थीटा बाई 180। सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए सकते हैं? यानी इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 बाई 1 इंटू 1 इंटू 1, 8 8 या 64 इंटू 8 इज इक्वल टू 512, यानी बी होगा। एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होगा? तो आर हो जाएगा यहाँ पर 5, एच हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 12, ये 3 से 12 चला जाएगा तो ये 4 होगा। अब 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100, यानी 100 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, धातु का आयतन क्या होगा? धातु का आयतन होगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो 22/7, और यहाँ पर 4 4 16 होगा, 3 3 9 होगा, इंटू 10 होगा, यहाँ पर हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 10 इक्वल टू 220 हो जाएगा, यहाँ पर 220। 36 में, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है। तो क्षेत्रफल समान का मतलब कि उनका रेडियस दोनों का समान होगा, उनके वक्र पृष्ठ के भी क्षेत्रफल समान है। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा शंकु का होता है पाई आर होता है, और इसका 2 पाई आर एच होता है। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू 2 एच हुआ। तो इसका मतलब कि एल इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी इसका आंसर 4 मीटर हुआ। यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर, तो घन का किनारा कितना हो जाएगा? घन का किनारा हो जाएगा 5, और घन के विकर्ण का विकर्ण कितना हो जाएगा? 5√3। तो यहाँ पर 1:√3 हुआ है, यानी इसका करेक्ट आंसर 1/√3 हुआ। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 460, तो व्यास क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462 होगा। आर स्क्वायर हो जाएगा 462 इंटू 7/3 इंटू 22, इससे कटेगा तो ये 7 इंटू 7 होगा, यानी आर इज इक्वल टू 7 होगा, इसलिए डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 14 होगा। 39 में दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, और उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो आयतनों का अनुपात क्या? आयतन हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई तो दोनों में आता है, तो आर का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 होगा, और 3 स्क्वायर इंटू 3 होगा। तो 20/27 हुआ, इसका करेक्ट आंसर 20/27 हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? जैसे मान ली कि पहले गोले का त्रिज्या आर है, दूसरे का हो जाएगा 3 आर, आयतन में आर क्यूब होता है, तो यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, तो ये आर क्यूब, और ये हो गया 27 आर क्यूब हो गया, यानी 27 टाइम्स हो गया, ये वाला 27 टाइम्स हो गया, इसका करेक्ट आंसर 27 टाइम्स। 41 में आइए, 80√81 का वैल्यू 9 होता है, तो 9/2 एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 192 जो होता है ना 64 इंटू 2 होता है। 192 इज इक्वल टू, सॉरी 64 इंटू 3 होता है, तो 64 हो गया 2⁶ इंटू 3, इसमें 2 का घातांक जो है सो 6 हुआ। 43 में भाग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू, ए का वैल्यू जो है सो 72 है, और बी फाइंड करना है, तो क्यू का वैल्यू 8 है, तो 8 बी आर 0 है, तो इसका मतलब कि बी इक्वल टू 9 होगा यहाँ पर।
44 में निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? यहाँ पर 15 का जो है फैक्टर 3 और 5 होगा, 160 का फैक्टर 2 और 5 होगा, 60 का फैक्टर जो है 2 3 5 होगा, और यहाँ पर 35 का फैक्टर जो है 5 और 7 होगा। तो ए नहीं हो पाएगा, ए नहीं होगा, ए हो जाएगा, ए करेक्ट है, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो है सो बी होगा। 45 क्वेश्चन नंबर में, एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? यानी यहाँ पर बी होगा, क्योंकि इवन प्लस इवन इज इक्वल टू हमेशा इवन होता है। 46, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालिए। सम संख्या, सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। कोई भी दो लगातार इवन नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है या जो भी है, तो इसका जो है महत्तम समापवर्तक हमेशा 2 होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? परिमेय प्लस अपरिमेय जो है हमेशा अपरिमेय होता है। 48, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम क्या होगा? अगर जब इसको हम 70 से डिवाइड करेंगे तब 510 यानी 510 होगा। 49, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? 36 प्लस 64 100 यानी ये 10 है, इसका मतलब कि परिमेय संख्या है। यदि 130 इज इक्वल टू 15 इंटू 8 प्लस 10 एंड 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0, तो इसका जो है सो एचसीएफ क्या होगा? तो 5 होगा। लास्ट डिवाइजर जो है सो एचसीएफ होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।